मैं चंद्रदेव पांडे ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आज आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस जो है वो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मिक्सचर है। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस बहुत ही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होती हैं। तो बायोलॉजी में हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। और प्लांट्स में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस का बहुत ज्यादा यूज है। टोटल बायो इनऑर्गेनिक जो हमारी बेस्ड है वो रेडॉक्स रिएक्शंस पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस पर है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होने की वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बोथ आर सेम टाइम, एक साथ जब होती है, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर होती हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो पहले हम एक ही चीज को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का किसी भी मेटल में एडिशन हो जाना। किसी भी चीज में ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अन्यथा इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन्स हैं, ये एलिमेंट्स जुड़ गए तो भी ऑक्सीडेशन कहलाया। जैसे यहां पर X जुड़ रहा है, Cl2, MgCl2, यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर MgO2, यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन उसमें एडिशन हो रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और उन्हीं को ऑक्सीडेंट बोलेंगे। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हीं को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब यहां पर इटसेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन इटसेल्फ क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें, ऑक्सीडेंट कहें और या रिडक्टेंट कहें, तीनों नाम एक ही है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। और ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर कंप्लीमेंट्री। तो यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर जो है कॉपर रिड्यूस हो जा रहा है। तो इस तरीके से रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन को सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन गेन्स भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन्स तो नहीं, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें ऐड हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O, Br2 H2S 2SBr और S। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनको बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो एक बार फिर से आप देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें हो रही है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें जुड़ रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और रिडक्शन का मतलब हुआ कि, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग हो गया और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसको रिडक्टेंट बोलते हैं। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी होता है। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और याद रखिए कि अगर आपने धैर्य बना के रखा है, आप में धैर्य है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दो तरीके के जन होते हैं, एक तरीके के जन सोचते हैं और एक तरीके के लोग सोचते कम है, करते ज्यादा हैं। तो एक्शन इज मोर फॉरवर्ड देन परफेक्शन। तो एक्शन आपका जो होता है, एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स। एक्शन आपका बोलने से ज्यादा मायने रखता है। और जो रात दिन पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको तो सक्सेस मिलनी है। लेकिन जो ढुलमुल दिमाग से है कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, चलो देखेंगे, उनका एग्जाम हमेशा ही बेकार जाता है।
तो या तो आप 100% परफेक्शन की तरफ जाइए कि आप करेंगे, यू विल डू इट, तो आपका गार्जियन भी बोलेगा कि हाँ बच्चा मेरा करेगा। और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे कर लेंगे, ऐसे मन बना के बैठे हैं, तो कोई करने नहीं आएगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो या तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप मन लगा के पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो अदर सब्जेक्ट में आप जा सकते हो। उससे क्या है कि आपको जो काम करोगे तो कम से कम देश को कम से कम एक अच्छा साइंटिस्ट मिलेगा। इसलिए बच्चों मन लगा के पढ़ो और चीजों को समझो। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके आगे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और किस तरीके से हैं, तो उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल और रिडक्शन के एग्जाम्पल। तो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर रिलीज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, MnO4 2 निगेटिव, MnO4 निगेटिव में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6, तो यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 और +8, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, यहां पर 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, यहां पर +6 से +7 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रही हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर चेक कीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2, तो आयरन यहाँ पर +2 में है। x माइनस 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3, तो यहाँ आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। S2 निगेटिव है यहाँ पर, यहाँ S 0 हो जा रहा है, तो -2 से अगर 0 में जा रहा है तो ये भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब ऑक्सीडेशन जहां जहां होगा वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा, और वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहेंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रिडक्टेंट, इस चीज को बोलेंगे रिडक्टेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर +6 से +7 हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा रिडक्शन। तो यहां पर देखिए +3 से 0 जा रहा है, तो +3 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है जरा देखिए कि आयरन +3 से 0 में जा रहा है, Sn +4 से +2 में जा रहा है, +4 से +2 में हो जा रहा है, तो इधर बढ़ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, इधर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो Cl 0 से Cl2 0 से -1 में जा रहा है तो घट रहा है, यहाँ +5 से +3 में जा रहा है तो घट रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे हम रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हमने लेकर के आपको बताए और चीजों को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं
कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe+3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Fe+2 में जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मींस गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ +3 से कितना जा रहा है, +3 से +2 जा रहा है, और इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में हो रहा है रिडक्शन, इस प्रोसेस में हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन जब होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका रिडक्शन होता है उसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल रहा है, तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखिए रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, Mg यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यहां पर रिडक्टेंट इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया है जिंक और कॉपर का, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप पढ़ते हैं, कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा कि जिंक प्लस कॉपर +2 इक्वल टू जिंक +2 प्लस कॉपर, दो रॉड होते हैं, जिंक जो है जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, उसके बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होता है, जेडेन स्टार्ट डिजॉल्विंग, जेडेन जो है डिजॉल्व होना शुरू कर देता है, कॉपर +2 रिड्यूस्ड होता है और कॉपर में जाता है और सेटल डाउन इन द बीकर, बीकर में बैठ जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इस चीज को आप जानेंगे। आपको याद होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थे हमारे, वो आपके हाइलाइट्स थे, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और इन सब की E0 वैल्यू जो थी वो प्लस में थी, इनकी वैल्यू प्लस में थी, तो यहां पर E0 वैल्यू जो आएगी वो प्लस में ही आएगी, और यहां पर E0 वैल्यू जो आएगी, E0 वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट में E0 वैल्यू निगेटिव में आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में E0 की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ज्यादा ये रिडक्शन होता जाएगा, और ये जितना निगेटिव होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि E0 वैल्यू निगेटिव, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब E0 वैल्यू पॉजिटिव, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज भी बोलते हैं। तो दैट्स इज ऑल अबाउट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, समझ में आया है तो बने रहे चैनल पर, तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज हम सिखाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करें, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। इससे एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में मिलता है, बोर्ड में मिलता है, हर जगह मिलता है। तो आइए ऑर्गेनिक बाबा के साथ इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, तो वैसे तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना जैसे CO2 का है, अब CO2 का है तो यहां पर ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका भी -2 होता है, तो इसका +4 हो जाएगा। यहां पर इसका -2 होता है, इसका -2 होता है, इसका -2 होता है, इसका -1 है, तो 2 2 4 2 6 1 7, तो इसका क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर अगर आपको आता है, सपोज दैट कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, तो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आप फटाक से कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो उसके लिए आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल्स कौन कौन से हैं, तो रूल नंबर 1 आपका है कि एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जैसे N2, P4, S8, S2,
O3 ये सब एलिमेंटल फ्री स्टेट में जीरो हो जाएगी। सोडियम, आयरन, Ag ये सब एलिमेंटल स्टेट में जीरो हो जाएगा। अगर होमोन्यूक्लियर है, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, तो इन केसेज में भी जीरो हो जाती है। जैसे H2 हुआ, N2 हुआ, N2 क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड हो गया, H2 हो गया, O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये सब जीरो हो जाती हैं। थर्ड, इसका जो सेकंड रूल आता है कि अगर दो टाइप के हैं, होमो की जगह पर हेट्रो हैं, सपोज दैट कि वो हेट्रो हैं, तो हेट्रो न्यूक्लियर में क्या होगा, तो यहां पर शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के भाग जाएगा, तो क्लोरीन का -1 तो इसका +1। थर्ड है कि फर्स्ट ये एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसिसियम सबका +1 हो जाएगा। सेकेंड आपका फोर्थ है कि सेकेंड एलिमेंट का +2 होता है, जैसे मैग्नीशियम का +2, वैसे बेरिलियम आपका जो है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है वेरिएबल ग्रुप शो करता है, इसलिए सेकेंड ए में नहीं पाया जाता है, बट यहां पर जो है हम सेकेंड ए ग्रुप के लिए +2 लेकर के चलेंगे। हाइड्रोजन +1 ही शो करता है, हाइड्रोजन का +1 ही होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड अगर है तो -1 शो करता है, मेटल के साथ -1। जैसे LiH है तो लिथियम का +1 हो गया तो इसका -1 हो गया, कैल्शियम का +2 हो गया तो इसका क्या हो गया, -2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये मेटल हाइड्राइड के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑक्सीजन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत वेरिएबल है। वैसे कॉमन अगर नहीं मालूम है तो -2 होता है, -2 हम कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। H2O2 है, BaO2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, तो यहां पर -1 हो जाएगी। सुपर ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, तो यहां पर -1/2 होती है। ओजोनाइड है O3 नेगेटिव, तो यहां पर -1/3 होती है। तो ये सब आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो ये सब लर्न कर लेना है। एक्सेप्शनल केस जहां भी केमिस्ट्री में मिले उसको ऑर्गेनिक बाबा कहते हैं कि लर्न कर जाइए, लर्न करोगे तो अर्न करोगे। आप देखिए OF2 पर +2 हो जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4.0, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का फ्लोरीन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका हो जाएगा -2, तो इसका हो जाएगा +2। यहां पर O2F2 में भी +2 आएगा। अब यह बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, पेरोक्साइड का भी कई बार पूछा गया, तो O2F2 OF2 को आप अपने इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। 2024 में आने वाला है, नीट में, नेट में, गेट में, जेई में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आगे बढ़िए, हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अब यहां पर नाइट्रोजन का -3 होता है, Ni3 लिया तो यहां पर इसका -1 हो गया तो इसका +3 हो गया। वैसे नाइट्रोजन का -3 होता है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसके साथ आ गया तो उसका +3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। IF7 में देखिए तो यहां पर F का -1 हो जाएगा, और BrCl3 में Br का +1 होगा, और कॉम्प्लेक्स का जो सम होता है तो उसका हम 0 लेके चलते हैं। जैसे हमने ले लिया KMnO4, तो इसका इक्वल टू 0 मान के चलते हैं, तो इसका हो गया +1 और इसका हो गया -2 × 4, तो ये हो गया -8। तो इसको अगर x मान लिया तो x इक्वल टू क्या हो गया, +8 -1, तो ये हो गया +7। तो यहाँ पर +7 हमने कैलकुलेट पहले स्ट्रक्चर से कर दिया था। तो सभी क्या, तो आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए तो आपको बॉन्डिंग से ही पता हो जाएगा। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका चार्ज कितना लेके जाता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग में तोड़ लेते हैं और आयनिक बॉन्डिंग में तोड़ करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चूंकि 1 शॉट वीडियो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पॉज करके देख लीजिए। ये सारे रूल्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे SiCl4 में सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, SiO2 में भी +4 है, PF5P4O10 में फास्फोरस की +5 है, SF6SO3 में +6 है, लेकिन H2S में यहाँ पर -2 है, H2SO3 में +4 है, H2SO4 में +6 है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी वेरिएबल है +2 से लेकर के -2 से लेकर के -2 और +3 +4 +5 +6 +7 तक +6 तक जाती है। तो सल्फर की बॉन्डिंग किस तरीके से है उस पर डिपेंड करती है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर वेरिएबल है, सल्फर को कभी याद करके नहीं चलना है। Cl2O7 ClO4 नेगेटिव में क्लोरीन का +7 है। Fe4 FeCl6 फेरोफेरिसाइनाइड में आयरन का 18/7 होता है, 18/7 होता है। Fe3O4 मेटल ऑक्साइड है, मिक्स मेटल ऑक्साइड है, यहां पर आयरन का 8/3 है। अब यहां पर N3H में नाइट्रोजन का -1/3 है, जबकि +3 और -3 होता था। Na2H2O3 में सल्फर का 2.5 है, NiCO4 में निकिल का देखिए यहां पर 0 है, CH4 में -4 है कार्बन का, Na3PO4 में फास्फोरस का -5 है, PB3O4 और आपका Fe3O4 ये मिक्स मेटल ऑक्साइड्स हैं, यहाँ Pb का 8/3 है। और अगर आप ध्यान करें CH3OH में कार्बन की -2 है, सल्फर का -2 +3 +4 +5 +6 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहां पर एक लास्ट चीज देखिए, पर क्लोरिक एसिड में HClO पर Cl का +1 है, यहाँ पर O2 हो गया तो +3 हो गया, HClO3 में +5 हो गया, HClO4 में +7 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे बढ़ती जा रही है +1 से +3 +5 +7, वैसे ही एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है। तो एसिडिटी यहां पर लिख सकते हैं, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर और चीज लिख सकते हैं, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 2 पॉइंट यहां से निकल के आएंगे। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। मिक्स मेटल ऑक्साइड भी एग्जाम में ये भी आया हुआ है, सल्फर का भी आया हुआ है। तो जितने एग्जाम्पल्स हमने दे दिए, तो एग्जाम्पल्स आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस लिख करके करेंगे, और कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। बने रहिए चैनल पर, एंजॉय करते रहिए। अभी आपकी रेडॉक्स सेक्शन खत्म होने वाली है विदिन 10 मिनट्स। यहां पर हम डिस्प्रपोर्शनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदेव पांडे। यहां डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस यानी अनुपातहीनता के बारे में ऑर्गेनिक पावर चैनल पर आपको मैं बताने जा रहा हूं। कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि H2O2 लेते हैं, H2O और हाफ O2 में टूट जाता है, एक में क्या होता है, रिडक्शन होता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर क्या होता है, H2O में जब जाता है तो रिडक्शन होता है, तो इसको अपचयन बोलते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 जा रही है, तो ये रिडक्शन हुआ। और यहाँ H2O2 से अगर हाफ O2 में जा रहा है, तो यहाँ पर -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। तो यहां पर H2O2 खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो H2O2 यहां पर खुदा बना हुआ है, इसीलिए H2O और O2 में टूट गया है। तो खुदा बना, इसीलिए H2O2 टूट गया, और इसीलिए इसका नाम अनुपातहीनता कहलाया। और इसी में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों फॉर्म एक साथ होता है। तो आप याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का रिवर्स भी होता है, और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। कि इसमें क्या होता है, HClO4 पॉजिटिव में Cl+1 है, ये 0 में जाता है, यहाँ रिडक्शन होता है, और -1 से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं।
तो डिस्प्रपोर्शनेशन, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आर गिरी बाबा चैनल पर। मैं चंद्रदेव पांडे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से हम संतुलित करेंगे समीकरण को। तो समीकरण को इक्वेशन बैलेंसिंग जो मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में हम कैसे बैलेंस करते हैं उस चीज को सीखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस आयरन प्लस 2 इक्वल टू Mn+2 और आयरन +3। तो यहां पर देखिए कि पहले स्टेप में हमको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमको लिख लेना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पहले लिख लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो भी आएगा उससे क्रॉस गुणा करते हैं, ऑक्सीडेशन वाले से रिडक्शन में, रिडक्शन वाले से ऑक्सीडेशन में। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं, फिर वाटर को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं। तो ये सब स्टेप करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया है, MnO4 नेगेटिव Mn+2 में जाता है, यहां पर Mn+7 से +2 में जा रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। +7 से +2 में जा रहा है तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया, और यहाँ +2 से +3 जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो इस 1 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्योंकि मैंने लिखा है कि फिर इलेक्ट्रॉन चेंज से क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो ये वाला स्टेप हमने कर लिया। फिर क्या करते हैं कि यहां पर +7 है और यहां पर +2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने 4 हैं, 4 ऑक्सीजन लाने के लिए 4 वाटर यहां पर जोड़ देंगे। तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहां पर 4H2O ऐड कर देते हैं। तो फिर हमने वाटर को बैलेंस कर लिया। वाटर को बैलेंस करने के बाद में इसको तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आयरन 5 + 2 पॉजिटिव और आयरन +3 पॉजिटिव हो गया। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं कि अब यहां पर वाटर हमारे पास कितने हो गए 4, और यहां पर हमने क्यों जोड़ा था ऑक्सीजन के लिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं 8, तो उसको बैलेंस करने के लिए 8 हाइड्रोजन यहां पर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। तो फिर से आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के मेथड में, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऑक्सीजन बैलेंसिंग करने के लिए वाटर जोड़ते हैं, फिर वाटर के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, समीकरण को संतुलित करना है तो इस मेथड से आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो इस मेथड से आप संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि रिडक्शन किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर कितने जा रहा है माइनस, ये -2 × 2, तो -2 ये +2 में जा रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा 2x - 8 = -2, तो 2x = हो जाएगा -+6, और ये हो जाएगा x = +3। तो +3 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस चीज को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। अब स्टेप फर्स्ट में एटम को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्रोमियम कितना है 2, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर नहीं है कार्बन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं, फिर क्या करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। फिर ऑक्सीजन यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ 7H2 वो ऐड कर लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर स्टेप थर्ड में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 14H+ हमने क्यों लिया है, क्योंकि 7H2O है। उसके बाद में ओवरऑल रिएक्शन लिख करके और इसको हम देख लेते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत ही इजी है। अब बस इसमें और
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अंतर यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले बैलेंस करते हैं। इसमें हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं, उसमें हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और लास्ट पोर्शन तक बने रहिए, और अगर आपको ये चीजें आ रही तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शंस का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, यानी लास्ट स्टेप चल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का उपयोग कहाँ होता है। तो एन फैक्टर के कैलकुलेट में करते हैं, एन फैक्टर के कैलकुलेशन में करते हैं। तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एसिड जो होता है उसके लिए होती है बेसिसिटी। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि H प्लस आयन जितने रिप्लेस होते हैं उतनी उसकी बेसिसिटी हो जाती है किसकी? एसिड की। तो यहां पर अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें, H2SO4 NaOH, तो Na2SO4 है, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुए हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो N इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर कितने रिप्लेस हुए हैं? 1, तो ये N इक्वल टू 1, तो यहाँ पे N फैक्टर 2, और इसमें 2, इसमें 1 हो गया। इक्विवेलेंस वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर होता है। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन में इसका बहुत बड़ा यूज है। वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आयतनीय विश्लेषण का टोटल वैल्यू N फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, इनको आप याद कर लो। H3PO3, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओगे तब ना पता चलेगा। इसकी बेसिसिटी 2 होती है, N फैक्टर 1 और 2 दोनों हो सकता है। N फैक्टर डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोजन उसमें रिप्लेस किया गया। इसका स्ट्रक्चर आप पहले बनाइए। तो फास्फोरस पर एक ऑक्सीजन यहां लगा दीजिए, एक OH यहां हो गया, और उसके बाद में कितने हमारे पास ऑक्सीजन कितने? 3 है, तो एक ऑक्सीजन यहां पर लगा दीजिए। हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो यहां पर एक OH लगा दीजिए, सॉरी एक OH यहां लगा दीजिए, और एक OH यहां लगा दीजिए। तो अगर इसकी आप बेसिसिटी देखें तो बेसिसिटी कितने हैं? बेसिसिटी यहाँ पर इसकी कितनी है? बेसिसिटी इसकी आप यहाँ पर हमने 4 कर दिया है, 4 की जगह पर हमको 1 ही करना चाहिए। तो रिप्लेस कितने हो सकते हैं हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, तो बेसिसिटी तो 2 ही रहेगी। लेकिन N फैक्टर क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो N फैक्टर डिपेंड अलग चीज पर करता है। इस वाले के केस में देखें, ऑक्सीजन 2 ही है, तो एक यहां से ऑक्सीजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। तो यहां पर बेसिसिटी तो 1 ही होगी, क्योंकि यही एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और N फैक्टर भी 1 ही हो जाएगा। H3BO3 बोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। ये आपका नीट में और JEE 2004 में पूछा गया है। तो इसकी बेसिसिटी और N फैक्टर दोनों 1 होता है। तो एसिड वाले केस में तो आसान है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने आप एक साथ बता दिया। ये P ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स अगर आपको फास्फोरस के ऑक्साइड्स के पता है तो आप बना लेंगे। बेसेस में N फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो OH नेगेटिव कितना रिप्लेस हुआ है, एसिडिटी वही कहा जाएगा, उसी को एसिडिटी बोलेंगे। तो NaOH की बात करें तो यहाँ पर एसिडिटी 1 हो जाएगी, COH में होल ट्वाइज में 2 हो जाएगी, Al होल ट्राइज में 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर एसिडिटी 1 2 3 है, लेकिन N फैक्टर कभी 1 हो सकता है, कभी 1 2 हो सकता है, कभी 1 2 3 तीनों हो सकता है। साल्ट्स में अगर देखें, बेसेज का बहुत आसान है। साल्ट्स में अगर देखें तो साल्ट्स में कई तरीके से हम N फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। उसी में पहला फैक्टर है टोटल कैटायनिक एंड एनायनिक चार्जेज। जैसे CaCO3 लिया तो CaO CO2 बना दिया, तो यहाँ पर कैल्शियम पर +2 चार्ज है, कैल्शियम में +2 चार्ज रिमेन रह गया, और कार्बन पर +4 है, कार्बन पर +4 रिमेन रह गया, तो कैटायनिक पर 2 रह गया और एनायनिक पर 2 रह गया। तो टोटल देखा जाए तो N में चेंज कितना हुआ? +2 का। तो N फैक्टर यहाँ पर 2 हो गया। अब कुछ और एक्सेप्शनल केस हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। यहां कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं N फैक्टर के केस में। MnO4 से Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ +7 है, यहाँ पर +2 है। एसिडिक मीडियम है, ये मीडियम आपका एसिडिक है, और एसिडिक है तो N5 से N2 में जा रहा है, तो N इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। तो यहां पर अगर आप देखें तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि +7 से +2 में जा रहा है। तो ये सिंपल है। MnO4 निगेटिव से Mn+6 में जा रहा है, देखिए बदलाव कितना हो रहा है।
Mn प्लस 7 से +2 में जा रहा है, Mn प्लस 7 से ही +6 में जा रहा है, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर Mn प्लस 7 से +4 में जा रहा है, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये थोड़ा बेसिडिक मीडियम है, ये भी एसिडिक मीडियम है, ये भी एसिडिक मीडियम है। तो मैग्नीज वाले केस में n फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, +5, +1 और +3। केस थर्ड देखेंगे, Mn प्लस 7 से Mn प्लस 4 में भी जा रहा है, +2 में भी जा रहा है, दोनों में टूट रहा है। तो यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 मोल है तो देखेंगे +7 से कितने में टूटा है, +3 में भी गया है, +2 में भी गया है। तो टोटल अगर देखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब ये टोटल 8 कितने के लिए, 2 मोल के लिए है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। केस नंबर 4 देखिए, परेशान मत होइए, बने रहिए। शिखर पर वही पहुंचते हैं जो चैप्टर के लास्ट तक पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और अभी आपको मैं एक ग्राफ के थ्रू बताऊंगा पढ़ाई कैसे की जाती है। तो 3 Mn लिया, Mn2 पॉजिटिव और Mn4 पॉजिटिव में, यहां पर n की वैल्यू 13/2 आती है। यह एक्सेप्शन है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। केस 5 को आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर n की वैल्यू। केस 6 में बता दे रहा हूं, FeNO3 का होल थ्राइज है, यहां पर आयरन +2 और NO +2 में है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आयरन में 1 का चेंज हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर नाइट्रोजन +5 से +2 यानी क्या हो रहा है, यहां भी रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर कितने हैं, 3 है, तो 1 में चेंज 3 का, तो 3 में कितना, 9 का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 9 + 1 = 10, n फैक्टर = 10। तो मेरे बच्चों, मैं यहां पर आपको एक चीज बताने जा रहा था, जो चीज मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा, कि कोई चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो बच्चा यहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है, यहां तक जाता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर एंड हो रहा है। तो अब बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत मन लगाया, बहुत मन लगाया, यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद वापस चला आया। अब हम सोने जा रहे हैं, सो गया। अब जब सो गया तब वो क्या पढ़ेगा, बस वो चैप्टर उसका वहीं रह गया। और जिस बच्चे ने यहां तक पहुंच लिया, मतलब EA कैलकुलेशन तक पहुंच गया, अब वो चैप्टर ढलान की तरफ चल रहा है। तो जहां ही आधा खेत कट जाता है ना, मजदूर आधा खेत बहुत जल्दी काट के गिराता है। तो ये चैप्टर खत्म होकर के यहां तक पहुंच गया है। अब थोड़ी सी पूंछ बची है, इसी पूंछ को खत्म करने के लिए हम थोड़ा टाइट्रेशन के 2-3 पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बने रहिए चंद्रदेव पांडे के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है। तो हेलो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन के एंड पॉइंट में हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होती है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब n फैक्टर आपने एसिड में, बेस में और साल्ट में कैलकुलेट करना सीख लिया है, वहां से n फैक्टर निकालेंगे और मोलरिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व मोल पर लीटर सॉल्यूशन। अब यहां पर टाइट्रेशन की बात करें, आयतनी विश्लेषण वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें, N1V1 = N2V2 अप्लाई होता है, या M2V2 = M1V1 = M2V2 अप्लाई होता है। एक तो हो गया आपका सिंपल टाइट्रेशन, KMnO4 का करते हैं किसके साथ में, आर्जेलिक एसिड के साथ में करते हैं, या हम करते हैं KMnO4 का मोहर साल्ट के साथ में। दूसरा होता है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है कि एक प्योर उसी में थोड़ा प्योर रहेगा और इम्प्योर भी रहेगा। तो इम्प्योर सॉलिड को पता करने के लिए, मान लीजिए कि ये हमारा इम्प्योर है और इधर वाला हमारा प्योर है, तो हमको पता करना है कि इसमें इम्प्योर कितना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करते हैं, इम्प्योर को एक्सेस कर देंगे और प्योर को फिर एक्सेस करेंगे,
फिर एक को एक्सेस करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए कि इसमें इम्प्योर पता करना है, तो प्योर वाले को तो आपको पता है प्योर का टाइट्रेशन आप कर ही सकते हैं। तो प्योर का टाइट्रेशन, अगर प्योर एसिड है या प्योर बेस है तो उसका टाइट्रेशन आप कर लीजिए। अब जितना प्योर हमारा बेस को टाइट्रेट करने के लिए एसिड लगा या एसिड को टाइट्रेट करने के लिए बेस लगा, उतना हम मान लेंगे प्योर है, बाकी बचा हुआ हमारा इम्प्योर है, तो यहां से हम बैक टाइट्रेशन कर लेते हैं। एक तीसरा है डबल टाइट्रेशन। ये डबल टाइट्रेशन क्या होता है भैया? ये विश्लेषण क्या है? जैसे NaOH है, Na2CO3 है और NaCO3 तीनों का मिक्सचर है। तो पहले हम, ये तीनों बेस हैं तीनों, तो क्षार हैं तो इनको हम किससे टाइट्रेट करेंगे? एसिड से ही तो करेंगे। तो एसिड पहले HCl इसके लिए लेंगे, पहले जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो टाइट्रेट होगा, तो NaOH टाइट्रेट हो जाएगा। उसके बाद में Na2CO3 बचेगा, फिर HCl लेंगे, फिर ये टाइट्रेट हो जाएगा। फिर तीसरा टाइट्रेशन करेंगे तो NaCO3 जो बचेगा वो हो जाएगा। तो टाइट्रेशन एसिड से टाइट्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 से 2 बार 3 बार, तो ये 2-3 बार करते हैं, इसलिए डबल टाइट्रेशन इसका नाम है। तो आई होप कि आप चिल करेंगे, इंजॉय कीजिए कि आपका टाइट्रेशन, आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग मेथड, ये विहन फैक्टर, बहुत सारी चीजों को आपके ऑर्गेनिक बाबा ने कवर कर दिया है। और आप इंजॉय कीजिए, आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।